बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम नॉर्मल से न्यू नॉर्मल की तरफ आ चुके हैं। अपने वक्त की कदर को समझें, क्योंकि जो वक्त गुज़र जाता है वो दोबारा हाथ नहीं आता। कामयाब लोग वही हैं जो अपने मौजूदा वक्त से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए आपको मैथ कोर के फोरम से मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज हम लोग FSC सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास मैथ्स की बुक और एक अदद रजिस्टर या कॉपी और पेन या पेंसिल अपने पास रख लें, ताकि जो की पॉइंट्स है वो आप अपने हाथों से नोट करते जाएं। बेटा, जब आप लोग खुद लिखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, वेक्टर्स। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में हमें दो तरह की क्वांटिटीज से सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ स्केलर्स हैं, कुछ वेक्टर्स हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका उर्दू में लफ्ज़ी मतलब है कमियत, यानी कि एक नंबर विद इट्स यूनिट, एक अदद और उसके साथ उसका यूनिट। मिसाल के तौर पर मैस है, टाइम है, टेम्परेचर, स्पीड, लेंथ एंड वॉल्यूम। इसके बरक्स जो दूसरी क्वांटिटी है जिससे हमारा सामना होता है वो है वेक्टर्स, जो कि हमारे चैप्टर का भी टाइटल है। और इस चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा डिस्कशन वेक्टर्स पर ही करनी है। तो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं कि जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ कि जो अपनी अददी कीमत भी रखती हैं और एक सिमत भी रखती हैं, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, etc. ये सारी एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स को जब हम लोग इंटरप्रेट करते हैं तो उसके कुछ मेथड्स हैं। अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हैं किसी भी वेक्टर को, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट A है और टर्मिनल पॉइंट B है, तो उसके ऊपर हम एक एरो हेड लिखेंगे कि जिसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। या दूसरा जो मेथड है वो ये है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड फेस करैक्टर यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर कंपोजिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा मेथड, अंडरलाइन कर देते हैं किसी भी वेक्टर को। हमारे पास अगर कोई वेक्टर V है, उसको अंडरलाइन करेंगे तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी लेंथ क्या होती है या नॉर्म क्या होती है, ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। पहले ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैग्नीट्यूड, फर्ज करें हमारे पास कोई वेक्टर U है तो उसकी मैग्नीट्यूड को इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर AB है तो इस तरह से, या सिंपली इस तरह से। अगर किसी भी सिंबल के किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको एरो हेड नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज़ अ स्केलर। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेक्टर है जो कि प्लेन में है। कोई भी वेक्टर जब प्लेन में होता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक अलोंग x एक्सिस और सेकंड वन अलोंग y एक्सिस। तो अगर आपका वेक्टर प्लेन में है तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर u इन प्लेन, देन xi एंड yj विल बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन। अब ये हमारे पास एक वेक्टर है u जो कि प्लेन में है, xi प्लस yj। अब जब आपने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो सिंपली करना क्या है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी तरह अगर वेक्टर स्पेस में है यानी 3D में है तो xi प्लस yj प्लस gk, तीसरा कंपोनेंट k की फॉर्म में भी हमारे पास आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट टर्म जो हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज में वो है यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये हमारे पास मौजूद है, ये आपने याद रखना है कि वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से, किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक मज़ीद जो टर्म हमें सीखनी है वो है नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो उसे नल वेक्टर कहा जाता है। इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर दे, यानी कि एक ही पॉइंट हो। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर था, इसका इनिशियल पॉइंट A था, टर्मिनल पॉइंट क्या था B। अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी यही हो, टर्मिनल पॉइंट भी यही हो,
then we say that the vector is null vector or a zero vector. दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कब कहलाते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। ये दोनों चीज़ें अगर उनकी बिल्कुल इक्वल और सेम हैं, देन वी से दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। उसके बाद जो चीज़ हमें सीखनी है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर u और दूसरा वेक्टर है v, और जिनके वर्टिसेस हमें a, b और c की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। अब करना ये है हमने कि वेक्टर u के हेड पर वेक्टर v की टेल को रखेंगे। मिसाल के तौर पर दोबारा से देखें, अगर ये वेक्टर u है हमारे पास और ये कोई वेक्टर v है, हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो v की टेल को u के हेड पे रखें और फिर u की टेल से आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि v के हेड पे जाके मिलेगा। तो ये जो नया वेक्टर आपने ड्रा किया है वो u और v का सम है। ये इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसके अलावा हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम के बारे में बता दूं, एक ऐसी फिगर जिसकी दो साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स। अब अगर आपके पास एक वेक्टर है AC और दूसरा वेक्टर है AB, तो इनका जो सम है वो बेसिकली वो वाला वेक्टर होगा जो डायगोनल होगा इन दोनों की मदद से जो पैरेललोग्राम बन रही है उस पर। यानी कि हमारे पास जो वेक्टर AC और AB है, इसकी मदद से जो पैरेललोग्राम बनेगी उसका जो डायगोनल है वो इनका सम कहलाएगा। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं तो ये रूल सबसे पहले अरस्तु ने इस्तेमाल किया था जब उसने कंबाइन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को डिस्क्राइब किया था। तो ये अरिस्टोटल, जिसको आप लोग अपनी मादरी ज़ुबान में भी कहते हैं, ये उसने सबसे पहले ये लॉ पेश किया था। आगे है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अगर प्लेन में हमारे पास कोई भी पॉइंट P है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक ऐसा वेक्टर जो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और उसको हम OP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसकी मदद से होंगे। अब जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को मिलाकर अब हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन इसी फार्मूले की मदद से होगा, इसलिए तवज्जो से ये पॉइंट समझ लें। सपोज दैट वी हैव 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन A एंड B। हमारे पास प्लेन में अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो A और B, और हम वो वेक्टर फाइंड करना चाहें जो A से B को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो कैसे करेंगे? हम A से B तक ये वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल, आप यहाँ से A का पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा B का पोजीशन वेक्टर। ये OA है और ये हमारे पास OB। ये हमने पॉइंट A और B के 2 पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब करना क्या है कि अभी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो हमारे पास OA, AB और OB इसी मेथड के तहत ऐड हो रहे हैं। और अगर हम लोग गौर करें तो इस फिगर से हमें पता चलेगा कि OB इक्वल है AB प्लस OA। अब ये वाली टर्म इधर प्लस हो रही है, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी। ये वो फॉर्मूला था जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया आपके लिए कि अगर आप A से B तक वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना है। यानी कि अगर आप P से Q फाइंड करना चाहते हैं तो Q के पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर आपको क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हासिल होने वाला वेक्टर PQ होगा। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट। लेकिन उससे पहले ज़रा दोबारा से उन बातों को रिव्यू कर लें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हैं। सबसे पहले कि अगर प्लेन में कोई भी पॉइंट P है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, वो जब पोजीशन वेक्टर OP लिखा जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे xi हैट प्लस yj हैट। ये मेथड है किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए। इसी तरह दूसरी बात जो मैंने
आपको रिव्यू करवानी है वो ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं अगर ए बी, और आप वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं ए से बी, तो आपने क्या करना है, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। ए बी का फॉर्मूला हमारे पास होगा ओ बी माइनस ओ ए। सिमिलरली अगर पी क्यू फाइंड करना है तो ओ क्यू माइनस ओ पी। हमारी बुक का पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट, और गिवन वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया 6 आई हैट, माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 2 जे हैट, और ये वाला माइनस आ गया इधर, आगे ओ पी की वैल्यू लिखें 2 आई हैट प्लस 3 जे हैट। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, आई वाला कंपोनेंट आई के साथ सोल्व होगा तो इसको इसके साथ लिख लें, 2j और 3j को इकट्ठा लिख लें। 6i में से 2i माइनस किए 4i माइनस 2j माइनस 3j, इट बिकम्स माइनस 5j। तो ये हमारे पास वेक्टर है पी क्यू। इसका सेकंड पार्ट भी देख लें, p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, q के ये हैं। सिमिलरली ओ क्यू माइनस ओ पी, इसको लिखेंगे जब हम तो माइनस 1i, 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं हम अमूमन, क्योंकि जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। माइनस 6j माइनस फार्मूले का, और p के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं वो 0 5 हैं, तो p का जब हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इट बिकम 0i हैट प्लस 5j हैट। अब जब हम लोग इस माइनस की वजह से ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस आई के साथ 0i सॉल्व होगा, 6j के साथ 5j सॉल्व होगा, तो माइनस आई में से 0i माइनस करेंगे तो माइनस आई ही रहेगा, और माइनस 6 एंड माइनस 5 बिकम्स माइनस 11j। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरे सवाल में बुक वाला ये डिमांड करता है कि आपको जो वेक्टर्स दिए गए हैं उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था ये सारे वेक्टर्स उसने प्लेन में दिए हैं, यानी सिर्फ x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला क्वेश्चन देखें, 2i हैट माइनस 7j हैट, तो यहाँ पे x2 है, y माइनस 7 है, वैल्यूज पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। याद रखें स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 प्लस 4 क्या 53, स्क्वायर रूट ऑफ 53 इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट देखें, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट अगर आप देख लें तो ये भी वेक्टर्स को लिखने का एक मेथड है। ये 3i माइनस 4j है, x कंपोनेंट 3, y कंपोनेंट माइनस 4, इनके जब स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा। इन दोनों का अगर हम लोग ऐड कर लें तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों को कमेंट कर